हेलो बच्चों, आज हम करेंगे 6 मार्क्स के कुछ और क्वेश्चंस। 6 मार्क्स के क्वेश्चन का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। 30-80 में से जो आपके 30 मार्क्स हैं वो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस के हैं। तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल खाली मत छोड़ें। इनमें जो भी आपको आता है कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। निम्न आंकड़ों का माध्य 50 है। माध्य कहते हैं बच्चों मीन को। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको माध्यक निकालना और बहुलक निकालना आपको सिखा दिया, यानी मीडियन और मोड निकालना आपको सिखा दिया। तो आज हम सीखेंगे मीन निकालना। तो देखो बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको याद भी करवा दूं कि किस तरह से, जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन ये आ गया। अब पहले देखिए, अगर ये क्वेश्चन बहुलक का है तो बहुलक में थोड़ा सा याद रखिए कि कोई भी टेबल नहीं बननी है, ये कोई खाना एक्स्ट्रा नहीं बनना है। बस आपको यहाँ देखना है किसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है, वही वर्ग आपका बहुलक वर्ग बन जाएगा। लेकिन यहाँ अगर माध्यक का होगा तो माध्यक में आपके पास एक खाना और बनेगा संचयी बारंबारता का। ठीक है, और अगर बहुलक हो माध्य होगा यानी मीन होगा तो आपके पास 2 कॉलम और बन जाएंगे। अब वो कॉलम किसके हैं मैं भी आपको बताता हूँ। तो आपने क्या क्या याद कर लिया कि बहुलक का होगा तो कोई भी कॉलम नहीं बनेगा, माध्यक का सवाल होगा यानी मीडियन का तो एक कॉलम बनेगा एक्स्ट्रा, 2 कॉलम देखो। और आपके पास इस तरीके से टेबल आएगी, आपको सबसे पहले उसे इस तरीके से खड़े में लिख देना है। ठीक है बच्चों, और माध्यक में मैंने बताया कितनी टेबल बनेंगे, एक खाना और बनेगा, और माध्य में आपके पास 2 खाने और बनेंगे, ये ध्यान रखिए। तो ये तीसरा वाला खाना होगा। पहला खाना तो वर्ग अंतराल का है, दूसरा बारंबारता। इसे हम बच्चों एफ से दिखाते हैं क्योंकि बारंबारता को आप कहते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को क्या दिखा देंगे, एफ से। तीसरा खाना किसका बनेगा, एक्स। और चौथा खाना बनेगा बच्चों एफ गुना एक्स। ये क्या चीज़ हुआ, देखो एक्स कहते हैं, अगर हम अपनी भाषा में कहें मध्यमान, और अगर हम गणित में आपने पढ़ा होगा वर्ग चिन्ह भी कहते हैं। तो फिलहाल मैं मध्यमान लिख देता हूँ और इसे वर्ग चिन्ह भी यही है बच्चों। ठीक है ना, होता क्या है, इन दोनों का 0 और 20 का मध्यमान होता है। तो 0 और 20 के बीच में कौन आएगा बच्चों, 10। एक तो आप ऐसे ही देख सकते हैं, तो लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए थोड़ा सा टफ आ गया तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे 0 और 20 को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 0 और 20 को जोड़ेंगे 20 और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। ठीक है ना, इस तरीके से करेंगे। इसी तरह से सबके मध्यमान निकाल लेंगे। ठीक है, 60 से 80 का कैसे करेंगे, 60 प्लस 80 140/2 यानी कि कितना आ जाएगा, 70। इस तरीके से सबके मध्यमान निकाल लेंगे। एक तरीका मैं और बताता हूँ, आपने पहले वाले का निकाल दिया। अब देखो यहाँ पे देखो 20 का अंतर है, यहाँ पे भी 20 का अंतर है, यहाँ पे भी 20 का अंतर है, 20 का अंतर है, 20 का अंतर है। तो 20-20 जोड़ दो। देखो 20 और 40 में देखो 20 और जोड़ दो, 10 और 20 30, और 20 50, और 20 70, और 20 90। और चेक भी कर लो 80 और 100 के बीच में कौन आएगा, 90 आएगा। तो ये आपने मध्यमान या तो जोड़ के करो दोनों को और 2 से भाग दे दो, या अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट, अगर आपका टाइम बचाना है तो 0-20 के बीच में कौन, 10 आएगा। अगला कॉलम है f गुना x। तो f को और x को गुना कर दो। तो 17 की गुना करो 10 से, मैं डायरेक्ट गुना कर देता हूँ, 17 धाम 170। अब देखो बच्चों 30 की गुना p से करनी है। तो ये अगर p आता है या कुछ आता है तो घबराना नहीं है बच्चों, ये नंबर ही है। तो इसकी गुना करनी है, p की गुना 30 से। कोई p आए f1 f2 अभी बताता हूँ मैं आपको। एक 30p, मैंने इसे थोड़ा सा अलग लिख दिया। ऐसा क्यों लिख दिया, ताकि मुझे जोड़ने में दिक्कत ना आए। इनके साथ जो नंबर आएंगे ये इनके साथ नहीं जुड़ेगा, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें चर है, क्योंकि p का मान हमें इसमें पता ही नहीं है, तो इनके साथ नहीं जोड़ेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा अलग लिख दिया। हाँ, अभी मैं बात कर रहा था कि हो सकता है यहाँ पे 2 चर ना आए, एक f1 और एक ये भी बताना हो f2, तो उसमें भी करना ऐसे ही है। देखो माध्य का सवाल आया तो आपको बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट करना है। ठीक है, अब देखो 32 की गुना 50 से, तो मैं डायरेक्ट गुना कर देता हूँ। मैं 5, देखो 0 की तो मैंने 0 लगा दी, ये वाली 0, और 5 की गुना 2 से करेंगे, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16। तो आप अलग से चाहो तो अलग से गुना कर दीजिए, और मैंने यहाँ पे कर दी है डायरेक्ट। अब देखो 0 की 0 लगा दी मैंने यहाँ पे, और 7 की गुना करूँगा मैं 24 से। तो अगर आपको अलग से करनी है तो अलग से कर लीजिए, यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखो 7 चौके 28 का 8 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, और 19 की गुना 9 से कर लीजिए। तो 0 की तो 0,
9 की गुना 9 से करेंगे, 9 नम 81 का 1 हासिल 8, 9 एकम 9 और 8 17। ठीक है, ये बच्चों आपने यहाँ तक कर दिया। और इसका फॉर्मूला भी लिख दीजिए कि क्या निकालना है हमें, माध्य। माध्य को हम x बार से भी दिखाते हैं और फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, और शॉर्ट में लिख दो तो आई छोड़ भी सकते हो आप, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इस सिग्मा का मतलब क्या होता है बच्चों, इस सिग्मा का मतलब होता है जोड़। किसका जोड़, एफ और एक्स का। ये है एफ गुना एक्स या एफ एक्स कह दो, ये है इनका जोड़। तो हम यहाँ पे इन सबको जोड़ देते हैं, सिग्मा एफ एक्स, इन सबको जोड़ दीजिए। अब देखो जो 30 भी अलग किया था ना, अब ये तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी जोड़ने में। देखो 0 0 0 0 ये आ गया, 0 जोड़ गए। 1 और 8 9 और 7 16 का 6 हासिल 1, 1 का 7 8 6 14 6 20 और 1 21 का 1 हासिल लगा 2, 1 3 1 4 और 1 5, 5160 प्लस 30 पी। ठीक है, ये आ गया इनका सिग्मा एफ एक्स आ गया, क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना और एफ एक्स का मतलब एफ एक्स को जोड़ना। ठीक, अब आ गया सिग्मा एफ, इसकी भी वैल्यू चाहिए। तो एफ ये है बारंबारता, इसे नहीं जोड़ेंगे, वो तो एक्स है। सिग्मा एफ, इनकी बारंबारताओं को भी जोड़ो। ठीक है, तो 9 और 4 13, 2 15 और 7 22 का 2 हासिल लगा 2 और 1 3 और 2 5 3 8 और 1 9, 92 आ गया बच्चों। और p भी है, p को जोड़ना है तो प्लस p, क्योंकि चर और ये है क्या, अचर, और ये चर है, तो ये प्लस आ जाएगा इनके बीच में। 92 p मत लिख देना, नहीं तो क्या हो जाएगा, गुणा का मतलब हो गया। और हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। बस इन वैल्यूज़ को आप यहाँ पे रख दीजिए। और अब जो मैं बता रहा था आपको कि अगर यहाँ पे p दे रखा है तो ध्यान रखना, p निकालना है तो उसने क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दे रखा होगा। देखो क्या दे रखा है, माध्य दे रखा है ना। अगर यहाँ पे 2 चर होंगे f1 f2 तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, उसमें 2 चीज़ें देगा, एक तो माध्य देगा और यहाँ पे इनका जोड़ देगा, बारंबारताओं का जोड़ दे रखा होगा, उसमें फ्रीक्वेंसी का सम दे रखा होगा। तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन को ऐसे ही स्टार्ट करना है, बिल्कुल ऐसे ही माध्य का फॉर्म लगाना है। अगर 2 वेरिएबल पता नहीं है तो f1 f2 में 2 इक्वेशन बन जाएंगी, इसमें कोई इक्वेशन नहीं बनेगी क्योंकि इसमें एक ही चर है। तो माध्य कितना है, माध्य का मान है बच्चों कितना, 50। सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी सिग्मा एफ एक्स भी कर सकते हैं शॉर्ट में, 5160 प्लस 30 पी, और सिग्मा एफ यानी बारंबारताओं का सम, बारंबारताओं का जोड़ 92 प्लस पी। अब इसे सॉल्व करना है। देखो बच्चों ये 50 जो है इससे ये दोनों इनसे गुणा हो जाएंगे, तो या तो लिख दो या मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। 50 की गुणा 92 से करता हूँ पहले मैं। देखो 0 की 0, 5 दूनी 10, 1 5 नम 45 और 1 46। 50 की और 92 की गुणा करेंगे ये आएगा इतना। पी भी देखो 50 से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 पी। यहाँ बचा 5160 और यहाँ बचा 30 पी। पी वाले टर्म्स को एक तरफ कर लो बच्चों, 50 पी माइनस 30 पी, और नंबर्स को एक साइड कर लो, माइनस 4600। 50 में से 30 घटाएंगे 20 बचेगा, और इसमें से घटाओ 0 का 0, 6 का 6, 11 में से 6 गया 5, और यहाँ बचा कितना 4, 4 में से 4 गया 0। P की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 560 बटे 20। 0 से 0 काटो, 2 का भाग 5 में 2 दूनी 4, 1 बचा 16, 2 अठे 16, 28। तो जो हमें यहाँ पे पद पता नहीं था, तो इस पद की यहाँ पे जो संख्या आ गई बारंबारता, ये वाली बारंबारता हो गई कितनी बच्चों, 28। ठीक है बच्चों, तो आपको मैंने समझा दिया। देखो 6 नंबर में एक क्वेश्चन आना ही आना है, या तो माध्य का आएगा या माध्यक का आएगा या बहुलक का आएगा, इसे छोड़ना नहीं है। एक तो पहले सबसे पहले देखो यहाँ पे इसे ध्यान से पढ़ो, माध्य है कि माध्यक है कि बहुलक है, उसके बाद उसका फॉर्मूला याद करके रखो, उसके फॉर्मूला लिख दो साइड में। फॉर्मूला बताएगा कि तुम्हें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए। जैसे यहाँ पे f गुना x चाहिए, तो f तो दे रखा था तो हमने x निकाला, f गुना x निकाल दिया। बारंबारताओं का जोड़ चाहिए तो ये आ गया। ऐसे ही दोनों क्वेश्चंस हैं, वो भी आपने मैंने बता रखे हैं, उन्हें भी आप सॉल्व कर लेंगे, और इसी तरह के और भी क्वेश्चन आप ट्राई करते रहेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 है। सबसे पहले मैंने बताया आपको कैसे क्वेश्चन देखेंगे, माध्यक। माध्यक कहते हैं बच्चों मीडियन को,
पहली बात तो आपके यहाँ पता लग गया कि क्वेश्चन किसका है, मीडियन का। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माध्यक यानी मीडियन का फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला तो बच्चों आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। बिना फॉर्मूले याद किए हुए आप, और सही फॉर्मूला लगाना है, ये नहीं कि यहाँ पे माध्यक निकालना है और यानी कि मीडियन निकालना है और आपने मीन का फॉर्मूला लगा दिया जो मैंने पहले सिखाया, फिर आपके पास समझो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे एग्जाम में बच्चों। फॉर्मूला सही लगना चाहिए। और उसके बाद देखो अगर आपने फॉर्मूला भी लगा दिया ना इस पे यहाँ पे, और कुछ थोड़ा बहुत स्टार्ट भी कर दिया, फिर आपको नंबर कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेंगे, 2-3 नंबर जैसे भी आपने फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, ठीक है। स्टेप मार्किंग होती है, ध्यान रखना। अब बच्चों ये फॉर्मूले में क्या चाहिए, एल क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। मैंने पहले भी सिखाया सवाल, बस यहाँ पे क्या है, 2 बारंबारताएं गायब हैं। तो जब 2 बारंबारताएं गायब होंगी तो 2 चीज़ दे रखी होंगी, मैंने बताया तुम्हें। एक तो देखो माध्यक दे रखा है और एक बारंबारताओं का योग दे रखा है, दे रखी है ना 2 चीज़ें। देखिए अब एल होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, हमें माध्यक वर्ग पता ही नहीं है। n/2 हम निकाल सकते हैं, चलो मैं निकाल ही लेता हूँ। n/2, n यहाँ पे योग को हम n से दिखाते हैं, किस में, जो हमने भी सिग्मा f दिखाया था ना किस में, माध्य में, तो यहाँ पे हम उसे दिखाते हैं किससे, n से, माध्यक वाले सवाल में। ध्यान रखना बारंबारताओं का जोड़ यहाँ पे n से दिखाएंगे। चलो ये तो निकल गया। CF क्या होती है, माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता, वो भी पता नहीं है। और CF तो हमारे पास यहाँ पे है भी नहीं। देखो एक ही केवल आपके पास माध्यक वाले सवाल में माध्यिका भी लिख देते हैं कई बार, ध्यान रखना एग्जाम में माध्यिका भी लिख देते हैं इसे कई बार, तो आप कंफ्यूज मत होना। माध्यिका वाले क्वेश्चन में ही CF बनती है। CF का मतलब संचयी बारंबारता। केवल माध्यक के सवाल में ही CF यानी कि संचय बारंबारता सारणी बनती है। मैंने बताया ना एक कॉलम एक्स्ट्रा बनता है माध्यक वाले में, वो संचय बारंबारता का होता है। तो सबसे पहले हम क्या बना देते हैं, संचय बारंबारता देख लेते हैं। संचय बारंबारता मतलब 5 आया तो 5 हो गया। 5 में अब x जोड़ना है। अब मैंने बताया था ये क्या है, अचर, और ये क्या है, चर, ऐसे जुड़ेंगे, प्लस x लिख देंगे। 20 और जोड़ना है, इसमें 20 जोड़ेंगे, तो 5 ये है और 20 और जोड़ लो, कितना हो गया बच्चों, 25 प्लस x। 25 में आप कितना जोड़ेंगे, 15, 25 और 15 जोड़ेंगे कितना, 40 प्लस x। अब 40 प्लस x में y जोड़ना है, तो बच्चों एक चर और आ गया, तो ऐसे अलग से जुड़ जाएगा, प्लस y कर देना, और 5 और जोड़ देना है। 40 प्लस 5 कितना हो गया, 45 प्लस x प्लस y। अब देखो माध्यक का सवाल आपने पहले भी किया था, हम देखते थे 30 से आगे वाला वर्गंतराल माध्यक वर्ग होता था, लेकिन अब देखो 25 और ये वाला माध्यक वर्गंतराल होगा नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ तो हमें x का मान पता ही नहीं है, तो यहाँ पे माध्यक वर्ग निकलेगा जो माध्यक दे रखा है आपको क्वेश्चन में, 20 से 30। देखो 20 से 30 क्योंकि 28.5 है, माध्यक कितना दे रखा है, 28.5, तो माध्यक वर्ग हो जाएगा जिसमें 28.5 आएगा। 28.5 किसके बीच में आएगा, 20 और 30 के बीच में आएगा, तो माध्यक वर्ग हो गया 20 से 30। देखो अगर यहाँ पे ये सब नंबर दे रखे हैं, फिर तो संचय बारंबारता से आपको ढूंढना पड़ेगा। n/2 निकालेंगे, 30 से आगे वाला वर्गंतराल माध्यक वर्ग होगा, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन जब दे रखा है तो आपको पता ही लग गया कि इसके बीच में आएगा माध्यक, यानी माध्यक वर्ग हो गया ये वाला। अब जो फॉर्मूले में आपको मान चाहिए, सबसे पहले चाहिए हमें निम्न सीमा, तो निम्न सीमा लिख देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं, जगह नहीं है। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, एग्जाम में पूरा लिखेंगे आप। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा किससे दिखाते हैं, L से। L का मान कितना है बच्चों, 20। निम्न सीमा मतलब कम वाली, नीचे वाली, ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा। उसके बाद है CF, माध्यक वर्ग n/2 निकाला हुआ है 30, ठीक है। उसके बाद है CF, माध्यक वर्ग से पहले वर्ग की संचय बारंबारता, माध्यक वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। बच्चों देखो तो CF से दिखाएंगे, तो पहले वर्ग की देखो, माध्यक वर्ग ये वाला है, इससे पहले वाले वर्ग की देखेंगे तो कितनी हो जाएगी बच्चों, 5 प्लस x। F माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये आपको पता होना चाहिए फॉर्मूले में क्या चीज़ है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, इसे दिखाते हैं बच्चों किससे, F से। तो माध्यक वर्ग 20 से 30 है, तो ये हो गया आपका F का मान, ये हो गया CF का मान। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी हो गई, 20 हो गई। H
वर्ग वर्ग माप कह दीजिए या वर्ग की चौड़ाई, इसे दिखाते हैं h से। h का मान देखो उच्च सीमा से निम्न सीमा घटा दीजिए। माध्यक वर्ग है 20 से 30, तो 30 में से 20 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 10। बस इन सब मानों को रखिए यहाँ पे। देखो माध्यक का मान 28.5, L का मान निम्न सीमा देखो अभी निकाली थी हमने कितनी 20, प्लस n/2 का मान 30, यहाँ से देखो यहाँ से आएगा, माइनस CF का मान कहाँ से आएगा, यहाँ से 5 + x। अब देखो बच्चों दो पद घटाने हैं, या तो आप ब्रैकेट लगाइए या सीधा कर दीजिए। देखो जब माइनस घटाएंगे तो 5 का चिन्ह भी माइनस होगा। यहाँ पे बहुत गलतियाँ करते हैं बच्चों, यहाँ पे आप +5 + x लिख देते हो। दो पद घटाने हैं तो दोनों का ही चिन्ह बदल दो। देखो 5 का भी चिन्ह बदलेगा और x का भी, और बटे में कौन है f, बारंबारता कितनी है, देखो बारंबारता है 20, और गुना h का मान है कितना, जरा चेक करो, h का मान 10। अब इसे हल करना है। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ला रहा हूँ इसे इधर, 28.5 - 20 बराबर, अब यहाँ पे बचा देखो ब्रैकेट, 30 में से 5 घटाएंगे 25 माइनस x/20 गुना 10। देखो 10 से 20 मैं काट भी दे रहा हूँ, 10 ही कम 10 और 10 दूनी 20। 28.5 में से 20 घटाओगे, देखो 28 में से 20 घटा दो, 8.5 बराबर 25 माइनस x/2 बचा यहाँ पे, तो दो इधर आ जाएगा। देखो 8.5 की 2 से गुणा करेंगे तो मौखिक कर लो, ये 8.5 है, 8.5 दूनी 17 हो जाएगा, 8 दूनी 16, आधे का दुगना 1, 17 बराबर 25 माइनस x का मान निकालना है, x नेगेटिव में है, इधर ले आओ, 25 माइनस 17 इधर चल जाएगा और ये आ जाएगा 25 में से 17 घटाएंगे 8 आ जाएगा x का मान। अब रह गया बच्चों दूसरी बारंबारता, y नहीं पता है। तो देखो चाहे वो माध्य का सवाल हो चाहे माध्यक का सवाल हो, अगर यहाँ पे दो टर्म्स नहीं है तो दूसरी इक्वेशन यहीं से बनती है। इन सब का भी योग करेंगे, इन सब का योग जब मैं कर देता हूँ, 5 20 25 और 15 40 और 5 45 प्लस x प्लस y, ये बारंबारताओं का जोड़ हो गया। और बारंबारताओं का योग कितना दे रखा है 60, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, उधर कई बार कट जाता है, 45 प्लस x प्लस y बराबर 60, तो x प्लस y बराबर 60 माइनस 45, तो x प्लस y बराबर कितना आ गया बच्चों 15। अब यहाँ से हमें y का मान निकालना है, तो x का मान रख दीजिए यहाँ पे। कैसे, x का मान कितना हुआ 8 प्लस y बराबर 15, तो y का मान हो जाएगा 15 माइनस 8 यानी कि 7। यही क्वेश्चन में निकालना था, x और y के मान निकालना। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा माध्य बहुलक में से, तो आप ढंग से प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। एक पेडेस्टल के शिखर पर, पेडेस्टल आपने देखा कभी, पेडेस्टल होता है जिसके ऊपर मूर्ति रखते हैं, कभी आपने सड़कों पे मूर्ति देखी होगी। ठीक है, तो वहाँ पे एक ये पेडेस्टल हो गया, ज़्यादा बड़ा बनाने की दिक्कत, एक बेस टाइप का समझ लीजिए इसके, ठीक है ना। इस पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की मूर्ति रखी है, ये है मूर्ति बच्चों। थोड़ा चौड़ा बेस बड़ा भी बना सकते हैं, ऐसे करके कोई दिक्कत नहीं, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूँ इसमें। भूमि के एक बिंदु से, एक भूमि पे बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए बिंदु क्या ले लिया, ये पॉइंट ले लिया हमने क्या, इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का, तो मूर्ति का कहाँ है, मूर्ति देखो इसमें आपकी फिगर पहले ध्यान से बनानी है बच्चों, अगर फिगर मिस्टेक होगी तो आपको आगे क्वेश्चन निकालने में दिक्कत आएगी। ये कहाँ है, मूर्ति का शिखर, मूर्ति कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसके शिखर का उन्नयन कोण बनता है जब आप नीचे से देखेंगे ऊपर को, तो उन्नयन कोण हो गया कितना अंश, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण हो गया 60 अंश। ठीक है, मूर्ति के शिखर का जितना क्वेश्चन पढ़ते रहिए उतना फिगर बनाते रहिए, 60 अंश। और उसी बिंदु से, इसी पॉइंट से पेडेस्टल के शिखर का, पेडेस्टल ये है, इसका शिखर है कौन सा, ये वाला, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश का है, 45 अंश है। तो ये आ गया पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, ये वाला एंगल बच्चों कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। ये बन गई आपकी पहले पास फिगर।
तो हाइट एंड डिस्टेंस यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में तो मैं मान लेता हूँ मूर्ति ले ली मैंने ए बी और पेडेस्टल ले लिया बी सी और भूमि पे बिंदु ले लिया मैंने डी ले लो या पी ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पेडेस्टल जमीन के साथ 90 अंश का कोण बनाएगा। सबसे पहले आपको देखने हैं दो समकोण त्रिभुज। तो एक देखो यहाँ पे कोण समकोण यही है, तो एक त्रिभुज हो जाएगा बी सी डी और दूसरा भी त्रिभुज होगा ए सी डी। सबसे पहले जब आप फिगर बना लेंगे उसके बाद देखेंगे दोनों समकोण त्रिभुज हो गए 6 मार्क्स के क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। तो देखो हमने क्या माना मूर्ति की ऊंचाई ए बी ले ली हमने, ए बी बराबर 1.6 मीटर और मैंने यहाँ पे दिखा भी दिया ये मूर्ति की ऊंचाई है 1.6 मीटर। और भूमि बल बिंदु पी ये डी लिया और क्या दे रखा था इसकी पेडेस्टल की ऊंचाई निकालनी तथा पेडेस्टल कौन है कि बी सी है, ठीक है ना, पेडेस्टल बी सी है जो भी आप मान लेंगे, ठीक है ना। माना पेडेस्टल की ऊंचाई बी सी बराबर पेडेस्टल की ऊंचाई बी सी बराबर इसे h मान लो, मैंने बताया था ना आपको, तो इसे हम मान लेते हैं h मीटर। अब देखो तथा भूमि से बिंदु सी डी जो है भूमि से बिंदु जो पेडेस्टल से जो है तथा बी ये क्या है डी सी बराबर x मीटर मान लेते हैं। क्योंकि देखो जो समकोण त्रिभुज है उसमें देखो मान लीजिए अगर आपने इसमें 10 लगाते हैं तो ये लंब हो गया और ये आधार भी पता होना चाहिए, नहीं है तो उससे चर ले लेंगे आप, ठीक है। तो आइए त्रिभुज किसमें बी सी डी में लगा दीजिए बच्चों 10 45 डिग्री। कोण कितने का है इस वाले त्रिभुज का कोण देखेंगे 1045 इक्वल टू बी सी और आधार लंब बटे आधार कौन है डी सी। 1045 की वैल्यू त्रिकोणमितीय सारणी से 1 होती है, याद नहीं है तो याद कर लीजिए, बराबर बी सी की हमने लंबाई ऊंचाई जो भी है h मान रखी है और आधार हमने क्या ले रखा है x और वज्र गुणा कर दीजिए x की गुणा 1 से x बराबर h। इसे रिजल्ट नंबर 1 डाल दीजिए, ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, इसे ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दूसरा समकोण त्रिभुज है ए सी डी, उसमें भी आप 10 लगा दीजिए। ये आपने पहले करना, देखो पहला काम आपका यही होगा ए सी डी में। देखिए 10 और कोण कितने का है 60 और देखिए ऊंचाई कितनी है इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक है 1.6, यहाँ से यहाँ तक है h, तो ए सी है इसकी ऊंचाई। देखो इस त्रिभुज की जो लंब है ए सी है और आधार कौन है डी सी है, आधार कौन है डी सी। 10 का मान त्रिकोणमितीय सारणी से वर्गमूल 3 ए सी का मान देखो कितना हुआ h प्लस 1.6 मीटर और आधार कितना है x। देखो जब त्रिभुज को ध्यान से देखिए ए सी डी की बात कर रहे हैं तो इसकी ऊंचाई 1.6 ये है और h ये है, दोनों को जोड़ दीजिए, वज्र गुणा करेंगे, देखो वही वर्गमूल 3x बराबर h प्लस 1.6 मीटर है वो, ये आ गई समीकरण नंबर 2। बस यहाँ तक तो आपने जब 10 लगा देंगे। अब देखेंगे हमें किसका मान चाहिए h का मान। तो अब समीकरण 1 में देखो x का मान कितना है h, समीकरण 2 में देखो ये है। तो क्या कर सकते हैं हम, देखो दोनों को ध्यान से देखो, इसमें से x का मान अगर हम यहाँ रख दें, h का मान भी रख सकते हैं x, लेकिन h का नहीं रखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पेडेस्टल की ऊंचाई निकालनी है, तो हम x की जगह पे यहाँ पे h रख देते हैं। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिए वर्गमूल 3 x की जगह रखेंगे h और यहाँ पे आ जाएगा h प्लस 1.6। अब देखो कैसे हल करेंगे, h देखो चर वाले पदों को एक तरफ कर दो, वर्गमूल 3 h माइनस h बराबर 1.6। हमें h का मान निकालना है, इसमें भी h है इसमें भी h है, तो इसे कर लेंगे कॉमन, यहाँ बचेगा वर्गमूल 3 माइनस ये h बाहर आ गया तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा और h का मान निकाल लीजिए 1.6 बटे वर्गमूल 3 माइनस 1। अब क्या इसे ऐसे ही छोड़ दें, नहीं बच्चों, जब भी हर में वर्गमूल वाली संख्या है अपरिमेय संख्या है जैसे, तो इसे आप परिमेय बनाएंगे। परिमेय बनाने आपने सीखा है, जैसे वर्गमूल 3 माइनस 1 है तो वर्गमूल 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। और आंसर आप वर्गमूल देखो, अगर इसमें यहाँ पे वर्गमूल 3 का मान नहीं है तो ऐसे मैंने पहले क्वेश्चन में वर्गमूल 3 का मान रख दिया था, तो आप इसे वर्गमूल में भी छोड़ सकते हो बच्चों, ठीक है ना। उससे क्या होगा आपका, ये तो आ गया इतना। अब देखो ये कैसे सॉल्व होगा, इन दोनों की गुणा करनी है। इसमें देखो मैंने कई बार बता दिया आपको, इनकी गुणा होती है सूत्र से a माइनस बी ए प्लस बी, तो हो जाएगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग,
तो 1.6 वर्गमूल 3 प्लस 1, वर्गमूल 3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, और 1.6 वर्गमूल 3 प्लस 1, और 3 में से 1 गया 2, 2 का भाग दे दीजिए। दशमलव हटाना चाहो तो दशमलव हटा दो, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। 2 का भाग 1 में 0 बार, अब ये हो गया 16, 2 अठे 16, तो 0.8 वर्गमूल 3 प्लस 1, और ये इतनी मीटर। देखो अगर वर्गमूल 3 का मान नहीं है तो आप ऐसे ही छोड़ देंगे, वर्गमूल में ही आंसर छोड़ दीजिए। अगर वर्गमूल 3 का मान है तो वर्गमूल 3 का मान आप यहाँ पे रखेंगे लास्ट में। क्लियर बच्चों? देखिए नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से, देखो ट्रेन तुमने देखी होगी, ट्रेन चल रही है 360 किलोमीटर, तो हम इस दूरी को ले लेते हैं 360 किलोमीटर। ए और बी 360 किलोमीटर जा रही है बच्चों, यहाँ से यहाँ जा रही है। अब देखिए क्या कर रही है, एक समान चाल से। रेलगाड़ी जो है स्पीड सेम है, अगर 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है तो 40 की स्पीड चल रही है। यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा होती, अगर ये चाल अगर अपनी बढ़ा देगी तो 1 घंटा कम समय लेगी। मैंने पहले भी क्वेश्चन बताया था, देखो 1 घंटा कम ले रही है, यानी देखो समय निकलेंगे 2 बार। देखो आप अपने घर से स्कूल आए, मान लीजिए आपने स्पीड बढ़ा दी तो आपको टाइम कम लगेगा कि नहीं लगेगा? भाई घर से स्कूल आ रहे हैं, आपकी स्पीड बढ़ गई तो टाइम क्या हो जाएगा? कम। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, हमें निकालनी है रेलगाड़ी की चाल। तो हमें रेलगाड़ी की चाल पता नहीं है, तो मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। जो यूनिट यहाँ पे होगी वही यहाँ पे मानेंगे आप। अब बच्चों देखो करना क्या है, इसे हम देखो इसकी चाल x है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लेगी? मैंने बताया था समय कैसे निकालते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो लिया गया समय कितना समय लेगी? देखो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, और हमें निकालना है क्या? समय। तो समय क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 360, और चाल कितनी है? x। इस समय को आप t1 भी ले सकते हैं या ऐसे ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब ये चाल इसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, अधिक होती तो नई चाल या रेलगाड़ी की नई चाल कर दो, चलो कोई बात नहीं, रेलगाड़ी की नई चाल 5 किलोमीटर ज़्यादा होती, यानी कि x तो पहले थी ही, 5 ज़्यादा हो गई तो +5 कर देंगे। और कितना समय लेगी? अगर चाल बढ़ा दी तो कितना समय लेगा? मैंने बताया ना आपको 2 बार समय निकालना है, क्योंकि उनका अंतर दे रखा है 1 घंटा। लिया गया समय कितना समय लेगी? वही दूरी बटे चाल, इतने घंटे लिख दीजिए आप आगे। अब देखो चाल ज़्यादा होगी तो ये टाइम है कम, ये वाला टाइम कम क्या है? कम। और ये टाइम क्या है? ज़्यादा। हमेशा ध्यान रखना ज़्यादा वाले में से ही कम घटाएंगे। अगर आपने इसमें से इसे घटा दिया तो आपका आंसर माइनस में आएगा। तो अगर आपके पास आंसर माइनस में आ रहा है तो समझ लेना कि आपने गलत ले लिया है, ठीक है। इस समय से इस समय को घटाएंगे तो कितना घंटा? 1 घंटा कम है। कौन सा वाला? ये वाला, ठीक है ना। चाल ज़्यादा है ना तो टाइम कम हो जाएगा, तो इस वाले में से इसे घटा के बराबर 1 कर देंगे, और फिर बन जाएगी आपकी द्विघात समीकरण। ये आ गया, ठीक है। अब 360 पहले मैं कॉमन कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। ऐसे भी करना चाहो तो ऐसे कर सकते हैं, इसकी गुणा यहाँ होगी दोनों से, माइनस यहाँ पे बचेगा 1 बटे x + 5 और बराबर 1। अब मैंने आपको बता रखा है एलसीएम में दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो एक x भी आएगा, x + 5 भी आएगा। और सिंपल देखो बता दिया मैंने, ऐसे में जब कोई कॉमन नहीं होता इसकी गुणा यहाँ कर दो, x + 5 की गुणा 1 से x + 5 माइनस x की गुणा 1 से कर दो x बराबर 1। x से x कैंसिल हो रहा है, 360 की गुणा करो 5 से, 5 0 0, 5 6 के 30, 3 5 3 15 और 3 1800 बटे x की गुणा देखो दोनों से होगी, x की गुणा x से x², x की गुणा 5 से बराबर 1, ये जाएगा वज्र गुणा में। 1800 बराबर x² और प्लस 5x, 1 से गुणा होगा x², 1 से गुणा होगा 5x। अब देखो द्विघात बन गई, x² भी है, x भी है, अचल पद भी है, तो इस वाले को मैं यहाँ ला रहा हूँ 0 बराबर x², सबसे पहले x² वाला पद रखेंगे, माइनस फिर x वाला और फिर जो है अचल पद, इसे सीधा करके लिख दीजिए व्यवस्थित करके,
एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे आपको इसके अब x का मान निकालना है। द्विघात समीकरण है तो मध्यपद विभाजन प्रयोग कर लेते हैं। तो 1800 के गुणनखंड करने हैं, जिन्हें घटा करके चिन्ह यहाँ पे घटा करके कितना आ जाना चाहिए 5। तो देखते हैं 2 9 में 18, पहले गुणनखंड कर लेते हैं। 2 चौके 8, 1 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 और 2 से 14, 1 2 पंजे 10। अब 5 से होगा, 5 पंजे 25, 2 5 पंजे 25, 1800 ही तो आया। हाँ 1800, 5 30 5 15 3 18, ठीक है। 2 9 18, 2 से 450, 2 से ये 225 आया, ये गड़बड़ हो रहा है, 225 है ये। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 और 2 पंजे 10। अब 5 से कर लो, 5 चौके 20, 2 5 पंजे 25, 5 9 में 45, किसी से भी कर सकते हैं पहले। 3 3 9 और 3 ही कम 3। देखो अब ऐसे 2 भागों में बांटना है कि जिन्हें घटा करके 5 आ जाए। तो यानी कि एक जो है बड़ा, थोड़ा सा 5 ज़्यादा का अंतर होना चाहिए। देखो मैं 5 से शुरू करता हूँ, सबसे बड़े से। 5 पंजे 25 दूनी 50, 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36, नहीं आया। ठीक है, 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36 नहीं आया। 50 में से नहीं आएगा। देखो 3 पंजे 15 और 15 तिये 45, इन तीनों को बना दिया। 5 तिया 15 तिया 45, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, ये आ गया 45 और 40 आ गया बच्चों। ऐसे आपको ट्राई करना है कि घटा करके क्या आ जाए 5 आ जाए। तो 45x माइनस 40x आ गया, माइनस 1800 बराबर 0। दोनों में से x कॉमन कर लो तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ से x बाहर आ गया तो कितना बचेगा 45। इन दोनों में से माइनस 40 कॉमन कर दो, क्योंकि देखो पहले में क्या बचेगा x, माइनस बाहर कॉमन हो गया तो प्लस, और बिना देखे लिखो, चाहे तो आप भाग देके देख लीजिए, 45 ही बचेगा। x प्लस 45 दोनों में है तो यहाँ बचेगा x माइनस 40 बराबर 0। अब देखो अगर x प्लस 45 बराबर 0 है तो x का मान आ गया माइनस 45, और लिख देना मान्य नहीं, क्योंकि चाल कभी भी माइनस में नहीं होती है। या x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर 40, यानी कि चाल कितनी आ गई। अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा लिख देना। ठीक है बच्चों, तो कैसे करना है इस क्वेश्चन में। देखो एक बार समय निकालेंगे इधर, जो इसकी ओरिजिनल स्पीड थी, एक बार टाइम निकालेंगे जब इसने स्पीड बढ़ा दी। कम भी हो सकती है, क्वेश्चन में पढ़ लेना, 5 किलोमीटर कम होगी तो यहाँ पे 1 घंटा ज़्यादा लेगी, ऐसा सवाल भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में याद नहीं करना है, उसे समझना है कि समय कैसे निकलेगा, दूरी बटे चाल से। जब भी ऐसा सवाल आया 1 घंटा कम लेगी 1 घंटा ज़्यादा लेगी, तो समझ लेना कि 2 बार समय निकालने हैं, उन्हें घटा करके जो यहाँ पे दिया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से, ये चित्र आपको बनाना है, मैंने यहाँ पे बना दिया। वृत्त का बाहर का बिंदु ले लिया क्या P, खींची गई स्पर्शरेखा है, एक स्पर्शरेखा ले ली हमने A और एक स्पर्शरेखा ले ली PB और PA ले ली। इनकी लंबाइयाँ समान सिद्ध करनी है। तो दिया है और सिद्ध करना है, सिद्ध करना से मैं कर देता हूँ। दिया है जो आपके ऊपर प्रश्न में है वही लिख देंगे कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा बाह्य बिंदु P से स्पर्शरेखाएं PA और PB हैं। सिद्ध क्या करना है कि इनकी लंबाइयाँ बराबर होती हैं, PA की लंबाई और PB की लंबाई बराबर सिद्ध करनी है। इसके देखो ऐसे तो कुछ भी सिद्ध नहीं होगी, तो हमें रचना करनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, O से A को मिलाया। क्यों मिलाया होगा, क्योंकि हमारे पास परिमेय है, मैंने बताई थी वृत्त में कि त्रिज्या स्पर्शरेखा पे लंब होती है, यानी कि ये कोण क्या हो जाएगा 90 का, और ये वाला कोण भी कितने का हो जाएगा 90 का, और OP को भी मिला दिया। तो जिसको आपने मिला दिया आप लिख लीजिए यहाँ पे किस किस को मिलाया रचना में, OA OB व OP को मिलाया, क्योंकि हम यहाँ पे सर्वांग समता से सिद्ध करेंगे। देखो ये दोनों बराबर सिद्ध करनी है, ये दोनों कब बराबर होंगे, जब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे सर्वांग सम। तो देखिए उत्पत्ति कर दीजिए या प्रूव कर दीजिए। कैसे करेंगे, त्रिभुज कौन कौन से हैं OAP, और दूसरा त्रिभुज कौन सा हो जाएगा OBP। मैं थोड़ा तेज कर देता हूँ क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी बच्चों, है ना। देखो कौन सा कोण OAP बराबर किसके हो जाएगा बच्चों, कोण OBP। कहाँ से हमने थ्योरम पढ़ी थी, कौन सी, त्रिज्याएं स्पर्शरेखा पर लंब होती हैं। यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, त्रिज्या लंब होती है किस पे, स्पर्शरेखा पे, यानी कि टेंजेंट पे। रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए और क्या बराबर है, देखो इस देखो
ये वाली भुजा OP ये इस त्रिभुज की भी भुजा है और इस वाले त्रिभुज की भी भुजा है। कई बार ये 3 मार्क्स में, कई बार 6 मार्क्स में आ जाती है बच्चों ये। तो OP बराबर OP, इसे हम कहेंगे उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा वो होती है जो दोनों त्रिभुज की भुजा होती है। तीसरा एक चीज़ और बराबर कर लीजिए, ये साइड देखिए, OA बराबर किसके है, OB के। क्यों, त्रिज्याएं बच्चों वृत्त की क्या होती हैं, सभी की सभी बराबर होती हैं। ठीक, अब ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांग सम, क्योंकि 3 चीज़ें बराबर करनी होती है सर्वांग सम में। OAP सर्वांग सम का चिन्ह है ये, और कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं त्रिभुज किसके, OBP के। जब त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, यानी इसके ये दोनों जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी सर्वांग सम, तो क्या होगा, इसके भाग भी बराबर होते हैं CP/CT से। तो हम लिख सकते हैं इसलिए PA बराबर PB। किससे किया हमने, CP/CT से। ठीक है, एक थ्योरम मैंने और यूज़ कर ली है यहाँ पे, इसके अथवा में डाल दिए ताकि कई बार ये आ जाती है। सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। देखो ध्यान रखना, इसकी फिगर ये याद करनी पड़ेगी आपको, ऐसे ही बनाना, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं आएगी जैसे बुक में बनी हुई है। ये कर्ण, देखो ये समकोण त्रिभुज ABC है, ये वाला ABC, कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन सा है, AC, अन्य दो भुजाएं AB और BC के वर्ग के बराबर होता है। कुल मिला के ये पाइथागोरस थ्योरम को आपने प्रूव करना है। कौन सी थ्योरम है, पाइथागोरस पर। ठीक है, एक थेल्स थ्योरम भी है बच्चों, उसे भी आप प्रूव करके देख लीजिए एक बार, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो आपके पास वीडियो में नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। सिद्ध क्या करना है पहले वो लिख देते हैं, दिया है वो आप अपने आप लिख लीजिए। ठीक है ना, एक बार बुक से देख लीजिए क्या सिद्ध करना है। कर्ण कौन है, देखो कर्ण का वर्ग 90 के सामने की भुजा, बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ इसकी, तो कौन सी भुजा है, AC। सिद्ध करना है AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब देखिए रचना करनी पड़ेगी, ये आपके पास, ये मैंने खींची है, BD लंब AC खींचा, ये हमने रचना की है बच्चों, ये रचना में है। अब देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। देखो 3 स्टेप में मैं समझा दूं। सबसे पहले देखो ये त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज समरूप हैं, कैसे हैं, AA कसौटी, सबसे आसान बताया। देखो ये एंगल इस त्रिभुज का भी है बड़े वाले का, और ये एंगल इस वाले त्रिभुज का भी है, किसका, ADB का। ठीक है, तो ये हो गया कॉमन एंगल। एक देखो इस त्रिभुज में एक कोण 90 और इस त्रिभुज में भी एक कोण 90, तो ये कोण दोनों में त्रिभुज में क्या है, समकोण बराबर समकोण। तो इस त्रिभुज में देखिए कौन से में बात कर रहा था मैं भी, त्रिभुज ADB व त्रिभुज ABC, दोनों त्रिभुज समकोण है। देखो पहला स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको, ये छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज समरूप हैं, तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो मैं ले रहा हूँ पहले छोटे की भुजा, कौन सी, AD, इस वाले त्रिभुज की। अब इस वाले त्रिभुज की कौन सी भुजा लेंगे, देखो बच्चों, तो कर्ण तो मैंने लिया ही नहीं है, ये तो ले नहीं सकते AC। BC उस साइड है, इसे बाद में लेंगे, तो एक ही भुजा बचती है, कौन सी, AB। कौन से त्रिभुज की, बड़े वाले की। अब मैं छोटे वाले की दूसरी भुजा ले रहा हूँ, इसे नहीं लेना, ध्यान रखना, थोड़ा सा याद कर लेना कि इसे नहीं लेना है। दूसरी भुजा देखो ये हमने ले ली, अब कौन सी बची, AB, क्योंकि हमें वर्ग भी तो बनाने हैं। इस वाले की भुजा ली मैंने AB देखो छोटे त्रिभुज का कर्ण है, देखो 90 के सामने है, तो बड़े त्रिभुज में 90 के सामने कौन सी भुजा है, देखो इस वाले में AC, और वज्र गुणा कर लीजिए, AB का स्क्वायर बराबर AD गुणा AC, रिजल्ट नंबर 1। जगह का मैं फटाफट से समझा देता हूँ। अब देखो इस साइड पर आइए, अब हम करेंगे त्रिभुज BDC व त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज को छोटे वाले को इस वाले को और बड़े को हम समरूप, यहाँ पे लिख दीजिए समरूप हैं, यहाँ पे सीधा समरूप का चिन्ह लगा दीजिए आप, समरूप हैं किससे, AA कसौटी से, तभी तो आई अनुपात बराबर। यहाँ पे लिख देंगे, आप डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर दो, या दिखा दो कि दो कोण बराबर हैं। यहाँ पे भी त्रिभुज BDC समरूप है किसके, ABC के, या तो डायरेक्ट लिख दो AA कसौटी से, या दिखा दो कोण बराबर करके जो मैंने दिखाए थे। क्योंकि देखो इसका कोण C और इस वाले का भी कोण कौन है, C, इसमें कोण 90 अंश, इसमें भी कोण 90 अंश, या तो दिखा दो कि कौन सा कोण बराबर है। डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट। अब इसकी भुजा लो छोटे वाले की, कौन सी, DC। अब बड़े की भुजा कौन सी लेंगे, देखो ABC की, देखो AB ले नहीं सकते हो, हमने पहले ले ली। कर्ण लेंगे नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सी भुजा ली हमने, BC लेंगे। कौन सी लेंगे, DC बटे BC बराबर, अब देखो अब ले रहा हूँ छोटे वाले की दूसरी भुजा, देखो छोटे वाले की भुजा, ये तो ले नहीं सकते हैं, छोटे वाला यहाँ पे देखो, ये हमने ले ली, ये लेनी नहीं, मैंने बताया बीच वाली भुजा, तो ये वाली भुजा बचती है BC। और बड़े की देखो, ये हमने लिया है कर्ण, तो बड़े त्रिभुज का कर्ण कौन सा है, AC है। यहाँ से देख लीजिए 90 के 7 वाली भुजा ले रहे हैं,
और एक कर्ण लिया हमने, ठीक है ना। अब देखो इसे भी वज्र गुणा कर दीजिए, डी सी गुणा ए सी को चाहे तो बाद में गुणा कर लीजिए, या देखो मैं बी सी गुणा बी सी को पहले कर देता हूँ, बी सी स्क्वायर बराबर डी सी गुणा ए सी। ये आ गया रिजल्ट नंबर 2, ठीक है। पहला रिजल्ट बताया मैंने, इस त्रिभुज का समरूप है बड़े वाले के तो भुजाएं समानुपाती, ये त्रिभुज समरूप है बड़े वाले के तो भुजाएं समानुपाती। अब तीसरा रिजल्ट कैसे आएगा, देखो अब हमें सिद्ध करना है ये कहाँ है, ये वाला, ठीक है ना। तो अब देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर दिख रहा है ना फर्स्ट में और सेकेंड में, तो दोनों इक्वेशन को आप जोड़ दीजिए। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जोड़िए, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर क्या है, ए डी गुणा ए सी, यहाँ पे कट जाता है बच्चों, थोड़ा ध्यान रखेंगे, डी सी गुणा ए सी। देखो दोनों में देखो ए सी और ए सी कॉमन है, तो ए सी कॉमन कर लिया तो यहाँ बचा क्या, ए डी प्लस यहाँ कौन बचा, डी सी। अब देखिए बच्चों ए सी और यहाँ पे देखिए ए डी भुजा ये, डी सी भुजा ये है, तो दोनों को जोड़ के क्या आ जाएगा, ए सी। तो ए सी गुणा ए सी बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। क्लियर बच्चों। तो बहुत आसान है, इस त्रिभुज को बड़े को समरूप करेंगे पहला रिजल्ट, इस त्रिभुज को समरूप करेंगे बड़े को दूसरा रिजल्ट, और दोनों रिजल्ट को जोड़ लेंगे। तो आप एक बार अपनी बुक से भी देख लीजिए, थोड़ा यहाँ पे राइटिंग वगैरह साफ नहीं है। तो बच्चों तैयारी करते रहिए, अभी आपके पास 2 दिन है, अधिक से अधिक क्वेश्चन तैयारी करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर मैथ्स एग्जाम। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।